कहानी की शुरुआत होती है बेहद ही शांत और खुशनुमा माहौल से, जहां दो स्कूल बसेस को जाते हुए दिखाया जाता है। बस में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो स्कूल के लिए जा रही होती है। सभी लड़कियां आपस में हंसी मजाक और मस्ती कर रही होती है। इन्हीं में मित्सुको नाम की लड़की भी थी जो अपनी ही धुन में डायरी में कुछ लिख रही थी। यह देखकर उसकी फ्रेंड आपस में कहती है कि मित्सुको हमेशा कुछ न कुछ लिखती ही रहती है। इसके बाद उनमें से एक लड़की डायरी देखने लगती है कि तभी मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, ठीक उसी पल कोई अदृश्य चीज बहुत तेजी से आती है और दोनों बसों के साथ ही उसमें बैठी लड़कियों को भी बीच से काटती हुई निकल जाती है। मित्सुको जब अपना पेन उठाकर ऊपर देखती है तो वह दंग रह जाती है। उसके चारों ओर कटी हुई बॉडीज थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ। दरअसल वो एक अदृश्य हवा थी जिसने यह कहर भर पाया। तभी एक अजीब सी सनसनाहट होती है। हवा की वो लहर फिर से आती है और सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल्स को ऐसे काट देती है जैसे वे कोई कागज के टुकड़े हों। यह देखकर मित्सुको डर जाती है और बस से निकलकर भागना शुरू करती है, लेकिन वह अदृश्य हवा अब उसका पीछा करना शुरू कर देती है। भागते समय रास्ते में मित्सुको को चार लड़कियां और दिखाई देती है। वह उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हवा उन्हें भी आधा काट कर निकल जाती है। हालांकि उनमें से एक लड़की को मित्सुको ने बचा लिया होता है। तभी उन्हें साइकिल से जाते हुए और भी लड़कियां दिखाई देती है। वह उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उन्हें भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे कुछ देर पहले मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको अब और ज्यादा डर जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर वह एक सेकंड के लिए भी रुकी तो उसके शरीर के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। वो बदहवास होकर इधर उधर भागने लगती है और कुछ देर बाद एक नदी के पास पहुंचती है, लेकिन यहाँ का भी नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। नदी में पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, यानी इन्हें भी उस अदृश्य हवा ने काट दिया था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है और जंगल से होती हुई एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। पर यह स्कूल मित्सुको का नहीं था, लेकिन उसे देखकर स्कूल की लड़कियां उससे पूछती है कि वह कैसी है। तभी वह अपने सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड अक्की को देखती है। उसे ताजुब होता है कि वह अब भी जिंदा है और ऐसे बातें कर रही है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मित्सुको उसे हादसे के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पागल समझने लगती है। इसी पल एक तेज हवा का झोंका आता है। मित्सुको डर जाती है और वहाँ से भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। उसकी फ्रेंड अक्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। वो मित्सुको को दिलासा देती है और उसे एक क्लासरूम में ले जाकर पूछती है कि तुम इतना डरी हुई क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है। तब मित्सुको अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से हवा का एक झोंका आया और बस में सवार उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चला गया। यह सुनकर उसकी फ्रेंड उसे विंडो के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर कहने लगती है कि यह देखो, यह बस हवा है और कुछ नहीं। तब जाकर मित्सुको को थोड़ा सुकून मिलता है कि शायद सच में वह कोई सपना देख रही थी। इसके बाद अक्की क्लास छोड़कर घूमने का प्लान बनाती है। वह मित्सुको को क्लासरूम में ले जाती है और उसे अपनी दो सहेलियों ताइको और सुरुगी से मिलवाकर उन्हें भी अपने साथ ले लेती है। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर निकल रही होती है कि तभी उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वे चारों वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते हुए एक लेक पर पहुँच जाती है। वहाँ पर मित्सुको की फ्रेंड अक्की अपने दोनों दोस्तों को भी उसके सपने के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक उस तालाब में से एक मगरमच्छ निकल आता है और एक लड़की को खा जाता है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। यानी उस लड़की को भी उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी उस लड़की को लेक के पास बिछी हुई एक चादर और दो तकिए नजर आते हैं। वे चारों लड़कियां तकिए उठाकर खेलने लगती है। तभी मित्सुको की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो दूर से इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी। दरअसल उन दोनों लड़कियों ने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। देखते ही देखते वो दोनों गायब हो जाती है। जिसके बाद सुरुगी कहती है कि हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, हमें बिना डरे ऐसा कुछ करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, पर हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद वे सभी लड़कियां दौड़ते हुए स्कूल में वापस आती हैं और क्लासरूम में जाकर पढ़ने लगती है। तभी मित्सुको उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ नजर आता है। वो इस तकिए को उठाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड अक्की के पास फेंकती है, पर तभी अचानक क्लासरूम में फायरिंग शुरू हो जाती है। क्लास की सभी लड़कियां मारी जाती है, यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड अक्की भी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मित्सुको बच जाती है और वो देखती है कि सभी स्टूडेंट्स पर गन से फायर करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लास टीचर है। टीचर मित्सुको के पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को स्किप करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। वो मित्सुको पर भी गन चलाने लगती है कि तभी ताइको और सुरुगी वहाँ आकर मित्सुको को बचाकर दूसरी क्लास में ले जाती है और टेबल के पीछे छुप जाती है जहाँ पहले से एक लड़की छुपी हुई थी। वो लड़की बताती है कि टीचर सभी को मार रही है। तभी दूसरी टीचर वहाँ आकर उस लड़की को मार देती है और फिर ताइको और सुरुगी को
को भी मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स बच गए थे वे सभी मित्सुको के साथ बाहर भागने लगते हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती है। फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही स्कूल से बाहर आती है तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। अब एक बार फिर से मित्सुको अकेली रह जाती है। हवा फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है और वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होती हुई पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है, जहाँ एक फीमेल पुलिस होती है। मित्सुको उस पुलिस वाली को बाहर लाकर हवा दिखाने लगती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस वाली उसका अजीब बर्ताव देखकर उसे अंदर ले जाकर बिठाती है। वो उसे केइको नाम से पुकारती है और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है, पर मित्सुकी अपना नाम सुनकर चौंक जाती है। पुलिस वाली उसका चेहरा एक मिरर में दिखाती है और जब मित्सुको उस मिरर में देखती है तो वो एकदम से बदल जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाली उसे अपनी कार में बिठाकर एक दूसरी जगह ले जाती है, जहाँ सब लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि केइको के नाम से ही बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। जैसे ही वे सब लोग उसे लेकर चर्च में पहुँचते हैं, मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड अकी को भी देखती है। वो उससे पूछती है कि यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। अकी उसे कहती है, मुझे सब पता है, मैं बाद में बताऊंगी। कुछ देर बाद मित्सुको के लिए वेडिंग ड्रेस लाई जाती है। अकी उससे कहती है कि मित्सुको और केकी की शादी है, मैं उसे कॉल करती हूँ। यह सुनकर मित्सुको फिर से दंग रह जाती है। वो उससे पूछती है कि मैं कौन हूँ, मित्सुको या केइको। अकी कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, यह एक लंबी कहानी है। यह कहते हुए वो उसे वेडिंग ड्रेस पहना देती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आ जाती है जो उस पर हंसने लगती है। यह देखकर अकी एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर देती है और फिर उसे मैरिज हॉल में जाने के लिए कहती है। जैसे ही वह मैरिज हॉल में पहुंचती है, सभी लड़कियां उसे कांग्रेचुलेशन विश करती है। जब वह आगे बढ़ती है, यह खुशनुमा माहौल जल्द ही एक अजीब से माहौल में बदल जाता है। यहाँ अब वो लड़कियां उसको चिढ़ा रही होती है जो कुछ देर पहले उसे विश कर रही थी। जैसे ही वह ताबूत के पास पहुंचती है तो उसमें से एक बड़ा पिग बाहर निकलता है। मित्सुको उसे देखकर डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद जब मित्सुको और उसकी फ्रेंड चर्च से भागने लगती हैं, तो दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर मित्सुको और उसकी फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से निकल जाती है। अब अकी मित्सुको को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। जब मित्सुको वहां से भाग रही होती है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो उसे इजुमी के नाम से पुकारती है। मित्सुको फिर से चौंक जाती है और जब वह अपना चेहरा एक आईने में देखती है तो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तुम क्यों रेस में हिस्सा नहीं ले रही। अब हमें पता चलता है कि जिस जगह पर मित्सुको थी वहाँ रेस होने वाली है। उन लड़कियों के साथ अब वो भी दौड़ना शुरू करती है। वह खुद को काफी एनर्जेटिक फील करती है। दौड़ते हुए उसे अपने बचपन की याद आती है जब वह रेस में हिस्सा लिया करती थी। उसे अपने फ्रेंड्स भी नजर आते हैं जो अब मारे जा चुके हैं। इन यादों के साथ ही वह रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। उसी वक्त उसे सुरुगी और ताइको दिखाई देती है। वहीं पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड अकी भी आ जाती है। जब ये चारों दौड़ रही होती हैं, तो वो नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने उन्हें चर्च में रोकने की कोशिश की थी वो अब इनकी ओर बढ़ रहे हैं। दौड़ते हुए मित्सुको की फ्रेंड्स उससे कहती है कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स होती हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उनमें से एक लड़की मित्सुको से कहने लगती है कि हम सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, तुम्हें भी मरना होगा। जब वह उसे मारने लगती है तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अकी वहां आकर उसे मार देती है और मित्सुको को बचाकर वहां से भगा ले जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए अकी उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है। मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। इसके बाद अकी उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींचकर मुझे खत्म कर दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको अपनी फ्रेंड को खोने के डर से ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अब अकी उसे और ज्यादा फोर्स करने लगती है। वो उससे कहती है कि जिस दुनिया में हम हैं वो काल्पनिक है, किसी ने हम सबको इस दुनिया में ट्रैप किया है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही उन्हें रोक सकती हो क्योंकि तुम ही मेन कैरेक्टर हो। वो आगे कहती है यही बचने का एकमात्र रास्ता है, वे तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और तुम्हें मारते रहेंगे, सिर्फ तुम ही हमें बाहर निकाल सकती हो। बाहर निकालने के लिए तुम्हें मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। यह सुनकर मित्सुको उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उसे एक गेट नजर आता है। वहाँ से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है, जहाँ उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे जिन्हें कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। यह सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब वह खुद को एक सुनसान खंडहर में पाती है। वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि उस जगह पर उसके वो सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे जिनसे वह होकर गुजरी थी और वहाँ एक बूढ़ा आदमी टीवी में गेम खेल रहा है। उस गेम में मित्सुको उसी कैरेक्टर में नजर आती है जिसमें वो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, यह 2034 है, मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बनाया है। वो उन सभी कैरेक्टर्स को दिखाता हुआ मित्सुको से कहता है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे डीएनए का इस्तेमाल हमारे मनोरंजन के लिए होगा। यह सब देखकर मित्सुको सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ वो लड़का आता है जिसने कुछ देर पहले
पहले उसे बताया था कि वह फ्यूचर में है। वो मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है और तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसका आखिरी लेवल कंप्लीट करने के लिए कहता है। वह आगे बढ़ती है, तभी मित्सुको को सुरुगी की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। यह याद करते हुए उस लड़के का गला दबा देती है और उस बूढ़े आदमी की छड़ी लेकर अपने पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के वो कैरेक्टर्स भी अपने आप को मार लेते हैं जो इस गेम का पार्ट थे। अंत में हम देखते हैं कि मित्सुको एक बार फिर जगह पर लेटी हुई है। दरअसल वह अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी है, यानी उस गेम से निकल चुकी है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।